नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर स्मिता पाल मलुका आईएएस की ओर से आज आपके सामने उपस्थित हूँ आपको बताने के लिए कि समाजशास्त्र विषय वैकल्पिक विषय के रूप में उसका चयन हम क्यों करें, कैसे करें, क्या उसकी स्ट्रेटजी है, क्या उसकी रणनीति होनी चाहिए समाजशास्त्र विषय के लिए, क्या रेलेवेंसी है उसकी अन्य विषयों के साथ। मेरा मतलब है कि वो और विषयों के साथ जो उसकी कनेक्टिविटी है वो क्यों है, कैसे है और किस तरीके से वो आपकी हेल्प कर सकती है, वो जो कनेक्टिविटी है अगर आप समाजशास्त्र विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनते हैं या उसका चयन करते हैं। तो जैसे कि आप लोग को अच्छी तरीके से पता है कि अभी हम पहले सीधा सिलेबस इत्यादि के ऊपर नहीं जाएंगे। मेरा मतलब है कि हम सीधा आपको पाठ्यक्रम के विषय में ना समझाते हुए पहले छोटी छोटी जो बातें हैं उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो समाजशास्त्र आप देखिएगा, समाजशास्त्र आज के टाइम पर ऐसा मुझे लगता है कि एक बहुत ही चर्चित वैकल्पिक विषय के रूप में उभर कर सामने आया है। शायद उसका एक कारण ये भी बहुत अच्छे से हो सकता है कि बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही संक्षिप्त और एक क्रिस्प सिलेबस है। आई मीन टू से कि एक ऐसा सिलेबस है जो कि शायद किसी बहुत विशिष्ट जानकारी के बिना या किसी बहुत स्पेसिफिक नॉलेज को गेन किए बिना भी बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन में कवर किया जा सकता है। तो समाजशास्त्र एक उस तरीके का विषय है और ख़ास तौर से अगर हम बात करें कि 2017 में अनु कुमारी जी का जो सिलेक्शन हुआ समाजशास्त्र विषय से, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसके बाद अगर हम ठीक से देखें तो ये विद्यार्थियों के बीच में वैसे भी एक चर्चित विषय के रूप में उभर कर सामने आया। और चूंकि जैसा कि हम लोग हमेशा सुनते हैं कि ये स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं जो हम लोग बात कर रहे हैं कि बहुत ही शॉर्ट सिलेबस है, बहुत ही क्रिस्प सिलेबस है, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और अदर सब्जेक्ट से इसकी रेलेवेंसी बहुत ज़्यादा है। तो एक बार मैं चाहूँगी कि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक ये बहुत अच्छा रहता है कि जब हम किसी सिलेबस को शुरू करें तो उसके पहले हम आप एस्पिरेंट्स को एक अच्छे तरीके से जो उस विषय का चयन का जो तरीका है या उस विषय के चयन के पश्चात आपको क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या लाभ उससे मिलेंगे और किस किस तरीके से वो आपके अन्य विषयों में आपकी सहायता कर सकता है, तो यदि हम इसकी परिचर्चा पहले से ही क्लास के अंदर कर लें तो मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थियों के लिए जो आगे का रास्ता है वो बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि उनका जो माइंड है वो बिल्कुल क्लियर रहता है, उनका जो माइंड है वो एकदम सेटअप रहता है कि अच्छा ठीक है कि हमको ये सारी बातें पहले बता दी गई हैं और उसके बाद नाउ जो मुझे सिलेबस के ऊपर फोकस करना है। तो ये जो क्रम हमारा रहेगा ये बराबर बना रहेगा, ये क्रम हमारा बना रहेगा और इस तरीके के मलुका आईएएस की ओर से हम आपको इस तरीके की वीडियोस देते रहेंगे ताकि आप इस बात को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। आप इस जो एक चिंता है, जो एक आपके माइंड के अंदर एक एंग्जाइटी है कि अगर हमें समाजशास्त्र विषय का चयन करना ही है तो आई नो इट वेरी वेल कि आपके अंदर एक डाउटफुल कंडीशन है कि पता नहीं हम इसे लें कि नहीं लें, इसका तरीका सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ऐसा ना हो कि हमें बाद में पछतावा करना पड़े। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को लगातार परेशान करते रहते हैं और इस वीडियोस को मलुका आईएएस की ओर से बनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि हम छात्र छात्राओं को एक बहुत ही सटीक और बहुत ही संक्षिप्त जानकारी आप तक अवेल करा सकें ताकि जो भी विद्यार्थी जो हमारे इच्छुक हैं समाजशास्त्र विषय का चयन करने के लिए वो अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर कर लें और आज ही बिल्कुल इस बात का निर्णय कर लें कि हमें मलुका आईएएस में इन बैचेस को लेना है और इसको शुरू करना है। तो लगभग जून से हमारी ये कक्षाएं यहाँ पर प्रारंभ होगी और तब तक के लिए ये जो वीडियोस हैं वो आपकी जानकारी के लिए आपको अवेल होते रहेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा ही वही है कि हम समाजशास्त्र को एक वैकल्पिक विषय के रूप में क्यों चुने। तो एक तो मैंने सबसे बड़ी चीज जो इसके साथ आपको बताई वो ये है कि अगर हम वैकल्पिक विषय के रूप में इसका चुनाव कर रहे हैं तो आई थिंक हमारे सामने जो सबसे पहला फायदा है समाजशास्त्र को चयन करने का वो ये है कि जो इसका पाठ्यक्रम है वो बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो पाठ्यक्रम क्या है इसका, बहुत ही छोटा है, तो संक्षिप्त इसका पाठ्यक्रम है, बहुत ही
संक्षिप्त पाठ्यक्रम है, बहुत ही शॉर्ट जो है इसका वो सिलेबस है। पहली चीज़ तो आप इस बात को समझ लें, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हम समाजशास्त्र विषय का चयन कर रहे हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। अब स्कोरिंग क्यों है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। स्कोरिंग का मतलब है कि आप अंकों की प्राप्ति सरलता से कर सकते हैं, अर्थात आप अंकों की जो प्राप्ति है वो सरलता से कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, इन सभी पर अभी हम बहुत ही एक ब्रीफ सी जानकारी है जो आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहला है कि पाठ्यक्रम जो इसका है वो बहुत ही शॉर्ट है। दूसरी चीज है कि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप अंकों की प्राप्ति इसमें सरलता से कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज है इसके लिए वो है जिसे आप कहते हैं रेलेवेंसी, अर्थात अन्य विषयों के साथ समाज शास्त्र का संबंध, अन्य विषयों के साथ समाज शास्त्र का संबंध, अर्थात रेलेवेंसी विथ अदर सब्जेक्ट्स ऑफ द जीएस, ठीक है। तो खास तौर से जो सामान्य अध्ययन में यूपीएससी के अंदर जो अन्य विषय हैं उनके साथ समाज शास्त्र की जो रेलेवेंसी है वो क्या है, उनके साथ उनका संबंध क्या है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि अगर वो किसी वैकल्पिक विषय का चुनाव कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो वैकल्पिक विषय उसके अन्य जीएस के विषयों में भी उसके लिए सहायक होना चाहिए। आई बात समझ में आपको? तो ये बहुत जरूरी है जो, और मुझे लगता है कि ये बात ठीक भी है, क्योंकि देखिए हम ऐसे एक वैकल्पिक विषय का चुनाव करना चाहते हैं जो अपने अंकों की जो प्राप्ति है उसको तो सुनिश्चित करे ही करे। वो तो हमारे लिए बिल्कुल डिटरमाइन रहे कि अगर हम उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को ले रहे हैं तो वो स्कोरिंग है, इजी है, उसमें कंसिस्टेंसी है, और इस वजह से क्या है कि हमारे जो अंक प्राप्ति का मार्ग है, रास्ता है, वो सरल होगा। लेकिन साथ साथ हमारे लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि अन्य जो हमारे सामान्य अध्ययन के विषय है उनके साथ भी उसका एक संबंध होना चाहिए, ताकि उस वैकल्पिक विषय के माध्यम से हम उन सामान्य अध्ययन में अपनी सहायता को ले सके, अथवा वो सामान्य अध्ययन के विषय हो सकता है कि हमें समाजशास्त्र में सहायक हो सके। कैसे, वो मैं भी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। चौथी चीज़ है इसमें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और वो है समसामयिकी से संबंधित। तो ये करंट रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि ये करंट रिलेटेड है। आप देखेंगे कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि अगर आप इतिहास का चयन करते हैं, भूगोल का चयन करते हैं आप, या फिर आप नीति शास्त्र का चयन करते हैं, दर्शन शास्त्र का चयन करते हैं, अन्य किसी भी इत्यादि किसी विषय का, लोक प्रशासन का चयन करते हैं, तो आप देखिएगा कि अगर आप समाजशास्त्र का चयन कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि इसमें करंट रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से कवर हो जाती हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में लगातार जो पिछले 2018 से अगर हम बात करें तो कुछ बहुत ही करंट रिलेटेड इश्यूज हैं जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा के अंदर रहे हैं। खास तौर से जब से जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने, हमारे जो पूर्व सीजे आए थे, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा जी की बेंच ने, जब कुछ इस देश के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जो ऐसे ऐतिहासिक निर्णय जिन्हें हम कहते हैं हिस्टोरिकल वर्डिक्ट्स दिए, जैसे कि वो सबरीमाला टेम्पल केस को लेकर हो, एडल्ट्री व्याभिचारिता को लेकर हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक को लेकर हो हमारे देश के अंदर, तो आप देखेंगे कि ऐसे सारे जो इश्यूज हैं तो उसके ऊपर लगातार हमारे यहाँ पर फैसले दिए गए, और उन फैसलों के माध्यम से जो समाज शास्त्र में एक आप कहेंगे कि एक नए अध्याय जुड़े।
और अगर अलग तरीके से भी हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि हर दिन हमारे समाज के अंदर ऐसा कुछ ना कुछ घटित होता है, ऐसा कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता है कि जो कहीं ना कहीं पेपर के अंदर कवर होता है। तो चाहे आप देखिए वो सांप्रदायिकता का मुद्दा हो, चाहे आप देखिए वो क्षेत्रवाद का मुद्दा हो, चाहे आप देखिए वो पंथ निरपेक्षता को लेकर मुद्दा हो, चाहे आप देखिए कि बहुत ही आसानी से जो आपको दिखता है समाज के अंदर वो है महिलाओं से संबंधित मुद्दे। तो जो विमेन रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस है, चाहे वो डावरी को लेकर है, चाहे वो ईव टीजिंग को लेकर है, चाहे वो रेप को लेकर है, एसिड अटैक को लेकर है, तो लगातार आप देखेंगे एक्सेट्रा जो अफेयर्स हैं, जो इंसिडेंट्स हैं आप देखेंगे तो वो इसके अंदर एड ऑन होते रहते हैं, इसके अंदर जुड़ते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए भी मतलब आई थिंक ये जो स्कोरिंग है मुझे ऐसा लगता है वो इसी वजह से है क्योंकि इसमें जो समसामयिकी पार्ट है वो आपका आकर इसके अंदर जुड़ जाता है, और वो भी विशेष तौर पर जैसा कि हम लोग को पता ही है कि समाजशास्त्र के भी 2 पेपर हैं, ठीक है ना। जो फर्स्ट पेपर है समाजशास्त्र का, आपको पता है कि वो एक ट्रेडिशनल पेपर है, मतलब कि वो परंपरागत पेपर है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं अपनी सेकंड पेपर की तो आपको पता चलता है कि जो सेकंड पेपर है जिसका नाम है इंडियन सोसाइटी या भारतीय समाज, तो आप देखते हैं कि ये बिल्कुल समसामयिकी विषयों से संबंधित है। किससे? समसामयिकी विषयों से संबंधित है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे जो इश्यूज हैं तो वो यहाँ पर कवर होते हैं। तो 2 पेपर है, आपको पता है 250 और 250 नंबर के, ठीक है, हर विद्यार्थी को पता है। तो 500 अंकों का है टोटल जो समाजशास्त्र है। वो कितने अंकों का है? टोटल जो समाजशास्त्र है वो आपके 500 मार्क्स का जो पेपर है, और उसमें 250 के ये 2 पेपर होते हैं, 250 का फर्स्ट और 250 का सेकंड पेपर। तो आप देखेंगे कि खास तौर से जो सेकंड पेपर है, तो सेकंड पेपर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन समसामयिकी जो मुद्दे हैं उनसे अपने आप को कनेक्ट करें, ठीक है। फिर वही बात है कि हम समाजशास्त्र विषय क्यों लें, उसके लिए 5वां एक और पॉइंट है कि ये जो विषय है आपको अपने निबंध लेखन में, करेक्ट, एसे राइटिंग में, निबंध लेखन तथा आपके व्यक्तित्व साक्षात्कार में भी आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करता है, जिसे हम पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पीटी, पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। तो आपके ये व्यक्तित्व परीक्षण और आपके निबंध लेखन में भी, ऐसे राइटिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा सहायता करता है, बहुत ज़्यादा सहायक विषय है, ठीक है। बाकी अन्य और भी फायदे हैं अगर हम समाजशास्त्र को एक वैकल्पिक विषय के रूप में चुनते हैं। तो जैसे कि बड़ी सीधी सी बात है कि आप जानते हैं वैकल्पिक विषय के तौर पर अगर हम चुनें तो आप देखेंगे कि जो यूपीएससी में समाजशास्त्र का सिलेबस है उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी पाई जाती है, उसके अंदर एक विशेष प्रकार की स्थिरता पाई जाती है। तो आप देखेंगे कि जैसे खास तौर से जो हमारा फर्स्ट पेपर है, जिसे हम एक तरीके से ट्रेडिशनल कह रहे हैं या कॉन्वेंशनल जो सिलेबस हम जिसे कह रहे हैं ट्रेडिशनल, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर पर्टिकुलर कुछ थिंकर्स हैं, कार्ल मार्क्स हैं, इमानुएल दुर्खिम हैं, मर्टन है, मीड है, ठीक है, टॉलकॉट पार्सन्स है। तो आप देखेंगे कि पर्टिकुलर जो उनकी थ्योरीज हैं, मतलब वो थ्योरीज इस तरीके के हैं कि अगर एक बार आपको किसी गाइड के माध्यम से या फैकल्टी के माध्यम से या कोच के माध्यम से आपको पढ़ा दिया जाए तो वो आपके लिए एक बार में काफ़ी ईजी रहते हैं। एंड कंसिस्टेंसी ये मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई नया थिंकर नाउ ऐड होने वाला है। कंसिस्टेंसी बोलने का मतलब आप समझिएगा, कंसिस्टेंसी बोलने का मतलब है कि अब समाजशास्त्र में जो कुछ भी एड ऑन होगा वो करंट के फॉर्म में एड ऑन होगा, करेक्ट। मतलब अगर इसमें आपके सिलेबस में कोई चीज़ बढ़ती है तो वो आपको पता है आपके समसामयिक मुद्दों से संबंधित बढ़ेगी। एंड चूंकि आप उनका अध्ययन अपने डेली बेसिस पे कर रहे हैं, न्यूज़ एडिटोरियल्स के माध्यम से या न्यूज़ एनालिसिस के माध्यम से आप उसकी स्टडी कर रहे हो, तो आपके लिए वो चीज़ें ज़्यादा
ज़्यादा दुखदाई नहीं होंगी। आई मीन टू से मतलब आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्टी क्रिएट नहीं करेंगी, ठीक है। जैसे कि अन्य विषयों को अगर हम पढ़ते हैं, लाइक हम लोक प्रशासन पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि बहुत से एक्ट्स आ चुके हैं, बहुत से रेगुलेशंस आ चुके हैं। लाइक हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि हिस्ट्री के अंदर मान लीजिए बहुत सी महत्वपूर्ण खोजें हो गई हैं, कुछ अभी रिसर्च का काम चल रहा है और वहाँ पर पता चला ये चीज़ें हैं, या आर्किटेक्चर के बारे में कुछ नया पता चला है, या जैसे इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम भूगोल को पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि वहाँ पर एनवायरनमेंट रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो लगातार हर दिन ऐड हो रहे हैं। लेकिन अगर आप समाजशास्त्र में देखते हैं कि जो इश्यूज़ इसमें ऐड होंगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई नया थिंकर अभी नाउ इसमें आकर ऐड होगा। हाँ, इतना ही है बस ये चीज़ें कि थिंकर्स जो अपनी स्टडी कर गए हैं, समझ रहे हैं, जो अपनी थ्योरीज लिख गए हैं, उन थ्योरीज को हमें आपको पढ़ाना है। और सेकंड, अगर मान लेते हैं कि सेकंड पेपर के नाम पर, आई मीन टू से इंडियन सोसाइटी के नाम पर, अगर कुछ इंसिडेंट्स या कुछ इश्यूज एड ऑन हो रहे हैं, तो आपको पता है कि वो आपके रोम अराउंड चल रहे हैं, वो आपके चारों ओर चल रहे हैं, समझ रहे हैं। और चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऑल्दो कि ये बहुत हो सकता है कि आपको लगे कि ये वही वाली बात हो गई है ना, बट मतलब इट इज़ करेक्ट है ना, इट इज़ करेक्ट। और ये बोला जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और चूंकि जब हम सामाजिक प्राणी हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इस समाज में रहते हैं। तो समाज में रहकर बहुत मुश्किल है कि हमारे आंखों से या हमारे कानों से कोई ऐसी घटना जो घटे तो और वो हमें पता ना चले, एंड दैट इज कॉल्ड द करंट। उसी को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर मान लीजिए कोई महत्वपूर्ण नियम आ रहा है, अधिनियम आ रहा है, महिलाओं के विकास के लिए कोई काम हो रहा है, बच्चों या बुजुर्गों के लिए हो रहा है, या गवर्नमेंट मान लीजिए कि सांप्रदायिकता या दंगों को रोकने के लिए कोई नया विधेयक ला रही है, एक्ट ला रही है, तो आपको पता है क्योंकि बिकॉज ऑफ डेली क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर की रीडिंग कर रहे हैं, तो आप ना उन चीज़ों को यहाँ पर बराबर एड ऑन कर सकते हो। तो एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरा जो मैंने निबंध लेखन की बात की है, तो आप देखेंगे कि एवरी ईयर एक निबंध, एवरी ईयर, आप किसी भी ईयर को आज आप मेरे इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आप डेफिनेटली देखें यूपीएससी के लास्ट ईयर के पेपर्स में, तो आप देखेंगे कि एक निबंध लगातार सामाजिक मुद्दों को लेकर आपसे पूछा ही जाता है एवरी ईयर। तो आप देखिए, तो मतलब जहाँ पर हम बात करते हैं कि पूरे यूपीएससी के अंदर जहाँ एक एक मार्क्स की, मतलब हम बोल रहे हैं कि मारा मारी है, लाइक एक कंपटीशन है कि 1 और 2 मार्क्स से किसी के सिलेक्शन हो जाते हैं या रुक जाते हैं, या कोई ऑल इंडिया रैंक 1 हो जाता है, या हो सकता है कि वो रैंकिंग से भी बाहर हो जाता है। तो वहाँ पर उस जैसे यूपीएससी के सिलेबस के अंदर आप बात को समझिए। तो अगर ये विषय, अगर समाजशास्त्र नाम का विषय आपके इस निबंध लेखन में सहायता करता है, तो मैं नहीं समझती कि यह आपके लिए कोई सस्ता सौदा है, मैं नहीं समझती। तो ये सस्ता नहीं, बहुत ही सच्चा सौदा है आपके लिए, कि जहाँ पर ये विषय आपको इस तरीके से सहायता कर सकता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि आपके पर्सनैलिटी टेस्ट, मतलब आपके इंटरव्यू में यूपीएससी के, तो आप देखिएगा उसमें भी आपके लिए बहुत सहायता करता है। और सहायता क्यों करता है? क्योंकि आपको पता है कि जो साक्षात्कार होता है, चूंकि वो आपके मुख्य रूप से आपके वैकल्पिक विषय के ऊपर फोकस्ड होता है, सेंट्रलाइज होता है, तो आपके विषय के इर्द गिर्द आपसे प्रश्नों को करते हैं। तथा अगर अन्यथा रूप में ले, तो अन्यथा रूप में वो क्या करते हैं जो इंटरव्यूअर्स हैं, कि जो समाज में ऑन दैट टाइम करंट वे में चल रहा होगा, मतलब समसामयिक रूप से जो घटनाएं इत्यादि या मुद्दे इत्यादि जो इंसिडेंट्स घटित हो रहे होंगे, या वो आपसे प्रश्न उन विषयों को लेकर करते हैं। तो आप देख लें कि दोनों तरीके से आप फायदे में हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ आपने समाजशास्त्र को पढ़ा हुआ है, आपका वैकल्पिक विषय समाजशास्त्र रहा ही आपके मेंस में, तो इस वजह से आपके लिए जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है वो काफ़ी आसान हो जाता है, समझ रहे हैं। और फिर से वही बात है कि ये भी काफ़ी खरा सौदा होता है आपके लिए, कि जहाँ पर आपको, अगर आप अन्य विषयों के साथ जा रहे हैं, तो अन्य विषयों के साथ जाने के बाद आपको समाज से संबंधित चीज़ों को, मुद्दों को एक्स्ट्रा वे में पढ़कर जाना पड़ेगा, जो आपके लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट करेगा इंटरव्यू के अंदर। पर वहीं पर अगर आप समाजशास्त्र के साथ जाते हो तो वो आपके इस बर्डन को काफ़ी कम कर देता है। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो दैट इज़ कि हमने बात की जहाँ पर कि एक तो इधर 2 पॉइंट्स पर हमने बात की, तो मैंने बोला था इस पर हम बात करेंगे। एक तो इसका पाठ्यक्रम, मैंने क्या बोला, इसका जो सिलेबस है वो शॉर्ट है,
शॉर्ट इन द सेंस ऑफ कि नहीं कोई 4 5 6 टॉपिक्स है, नॉट लाइक दैट। हाँ, बट ये है कि अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करते हैं तो फर्स्ट पेपर में ओनली 10 टॉपिक्स है। हाउ मच? तो फर्स्ट पेपर में ओनली 10 टॉपिक्स है। यहाँ पर फर्स्ट पेपर में सिर्फ और सिर्फ 10 टॉपिक्स है, ठीक है। मतलब 10 चैप्टर्स कह लीजिए, 10 अध्याय कह लीजिए, या उसे 10 टॉपिक्स कह लीजिए, ठीक है। तो 10 टॉपिक है। एंड मैं आपको वेबसाइट के माध्यम से, अपने मलुका आईएएस की वेबसाइट के माध्यम से मैं आपको अवेल कराऊंगी वो पूरा सिलेबस। यू डोंट वरी एट ऑल। तो ये वीडियो है जो अभी आपके सामने बन रहा है, आपके लिए बन रहा है, बट आपको मैं वेबसाइट के माध्यम से वो सारी चीज़ें अवेल कराऊंगी कि उस सिलेबस के अंदर उसके सब टॉपिक्स क्या होंगे, हम कितने घंटों में उस सब टॉपिक को पूरा करेंगे। तो हम एक बहुत ही, जिसे हम कहते हैं मैनेज्ड वे में, हम मलुका आईएएस में आपको बहुत ही मैनेज्ड वे में, एक बहुत ही प्रबंधित तरीके से, एक बहुत ही प्रोफेशनल वे में हम आपको सोशलॉजी पढ़ाएंगे। और जिसके लिए मैं पूरा एक बहुत अच्छा सिलेबस का प्रारूप तैयार करूंगी आपके लिए, बहुत अच्छे तरीके से, जहां पर नोट्स तैयार किए जाएंगे और आपको जो पूरे हैंडमेड नोट्स है मेरे, वो टाइप कराकर आपको मिलेंगे, जो कहीं से कॉपीड नहीं होंगे, कहीं किसी की कोई नकल नहीं होंगे। मतलब इतनी ऑथेंटिसिटी होगी कि अगर जो मेरे स्टूडेंट जो मलुका आईएएस में मुझसे पढ़ रहे हैं, मुझसे स्टडी कर रहे हैं सोशलॉजी के लिए, तो उन्हें बिल्कुल निश्चिंत हो जाना पड़ेगा अपने 500 अंकों के लिए। ये बात बिल्कुल गारंटी, आई थिंक, मतलब अब ऐसे देखा जाए तो हम बहुत मामूली सी बात है और बहुत जिसे हम कहते हैं एक हंसी की बात है कि गारंटी तो आज के टाइम पर किसी के जीवन की भी नहीं है, किसी की लाइफ की भी नहीं है। तो उस जैसी दुनिया में अगर मैं आपको समाजशास्त्र के 500 अंकों की गारंटी दे रही हूँ, तो आई थिंक सो मैं आपको बहुत बड़ी गारंटी दे रही हूँ। एंड ऑब्वियसली बात है कि 500 में से 500 की गारंटी नहीं दे रही हूँ, ये तो बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हो जाएगा। हाँ, बट इतना है कि मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि अगर आप समाजशास्त्र को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनकर मलुका आईएएस में एडमिशन लेते हैं, तो ये बात डेफिनेट है कि बिल्कुल जो आपके वैकल्पिक विषय का बोझ था बच्चों, मैं उसे बहुत हल्का कर दूंगी। और आपका जो एक भय था, जो एक तनाव था आपके अंदर कि अगर हमें समाजशास्त्र लेना है तो हम क्यों लें, या अगर मान लीजिए कि हम और सब्जेक्ट में उलझे हुए हैं और हमें लग रहा है, हमने सुना है कि समाजशास्त्र एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही कंसिस्टेंसी है, शॉर्ट सिलेबस है, रिलेवेंट है, तो हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारे ऐसे स्टूडेंट्स जो ऐसे किसी तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, तो वो बिल्कुल अपने आप को फ्री कर लें, बिल्कुल फ्री कर लें, एंड बिल्कुल आराम से सारी चिंता को छोड़कर वो हमारी एकेडमी में एडमिशन लें। और उसके बाद जो हम उनकी तैयारी है वो बहुत ही प्रॉपर वे में यहाँ पर करवाएंगे। सेकंड चीज़ है कि अगर हम सेकंड पेपर की बात करें, सॉरी ये सेकंड पेपर में लिख दिया है मैंने, ये फर्स्ट पेपर में, सॉरी 10 टॉपिक्स। तो अगर हम सेकंड पेपर की बात करें तो यहाँ पर 3 टॉपिक्स हैं जो बहुत ही मेन हैं, बहुत ही, मतलब जिसको कि आपको प्रॉपर तरीके से एक मेन जो बोलते हैं टॉपिक के फॉर्म में बताया गया है। लेकिन उन 3 टॉपिक्स के अंदर जो हैं वो अपने अपने सब टॉपिक्स है। लाइक हमारा जो ये भारतीय समाज का पेपर है, जो सेकंड पेपर है, इसका बेसिकली नाम है भारतीय समाज संरचना तथा परिवर्तन। तो हमारी इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, हमारी इंडियन सोसाइटी में किस तरीके के चेंजेस, सोशल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, तो उससे संबंधित है। और इससे संबंधित जो सिलेबस से संबंधित एक और वीडियो है वो मैं आपके लिए बताऊंगी, और उसमें मैं कंप्लीट आपको पूरे सिलेबस की जानकारी दूंगी कि आपको पूरे सिलेबस को किस तरीके से स्टडी करना है। मतलब मैं आपको तरीका बताऊंगी कि हम उस सिलेबस के अंदर क्या क्या करेंगे। आज का जो वीडियो है वो हम इस पर्पस से बना रहे हैं कि हम सबसे पहले आपको ये बता सकें कि आपको समाजशास्त्र विषय का चयन क्यों करना ही चाहिए। मतलब मैं तो इस वीडियो को इस उद्देश्य से भी नहीं बना रही कि मैं छात्रों को या छात्राओं को ये बता सकूं, एस्पिरेंट्स को, कि आपको समाजशास्त्र विषय क्यों लेना चाहिए, बल्कि मेरा तो जो मोटिव है यहाँ पर, प्राइम ऑब्जेक्टिव है मेरा, वो ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको बाकी सारे वैकल्पिक विषय छोड़कर, ठीक है, आपको समाजशास्त्र ही लेना चाहिए, क्योंकि ये अपने इन फायदों के साथ आपके सामने खड़ा हुआ है। तो पहली चीज़ है कि जहाँ पर आप अदर सब्जेक्ट के, लाइक अगर आप हिस्ट्री की बात करते हो, ज्योग्राफी की बात करते हो, लाइक आप लोक प्रशासन की बात करते हो, हिंदी लिटरेचर की बात करते हो, और वैसे भी हिंदी लिटरेचर हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, नीति शास्त्र जैसे विषय हो गए,
ये बहुत ही चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। मीन्स अगर आपके पास बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि चॉइस नहीं है, या मान लेते हैं कि चॉइसेस की बात भी नहीं है, या आपको लगता है कि बहुत एक अलग वे में एट पार जाकर अगर आप चीज़ों को करना चाहते हैं, देन आई थिंक सो कि मुझे ऐसा लगता है अपने इस लंबे एक्सपीरियंस में, जहाँ पर मैं यूपीएससी से ही अगर बात करूँ तो आज मुझे लगभग 14 से 15 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, तो जहाँ पर मैं जुड़ी हुई हूँ लगातार और इस फील्ड में टीचिंग करती आ रही हूँ। और ख़ुद मैंने भी मतलब जहाँ पर आईएएस एग्जामिनेशन दिया है, 3 टाइम्स मैंने मेंस दिया है। 2011 वाज माय लास्ट मेंस, तो 2011 का मेरा लास्ट मेंस भी रहा है। तो मतलब अगर मैं पूरे उस लाइफ को इसमें ऐड ऑन कर लूँ तो लगभग मुझे इस फील्ड में, आपको यकीन नहीं होगा, 22 साल हो गए। मतलब 2001 और 2 से मैंने इसकी तैयारी शुरू की थी, और 2001-2 से लेकर अगर मैं बात करूं आज तक, तो इस फील्ड में मुझे 21 से 22 साल हो गए। एंड 22 साल के अनुभव में मेरे ऐसा देखने में आया है अब तक में। एंड मैंने सोशियोलॉजी से डॉक्टरेट भी किया हुआ है। आई हैव डन पीएचडी इन सोशियोलॉजी, तो मैंने पीएचडी भी किया है, मैंने एमए भी किया है सोशियोलॉजी से। तो जितना भी मेरा पूरा इसमें एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है इस 21-22 साल की जर्नी के अंदर, वो मैंने ये देखा है कि फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैंने क्या बोला, वो चॉइसेस की बात है। आई एम नॉट सेइंग कि जो स्टूडेंट्स हैं वो हिस्ट्री ना पढ़ें, आई एम नॉट सेइंग कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ना पढ़े, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ अन्य विषयों की कमियाँ बताने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर अपने विषय की जो अच्छाइयाँ हैं, जो विशेषताएं हैं, मैं बच्चों आपको उसको स्पष्ट करने आई हूँ। मैं ये नहीं बताने आई हूँ कि इतिहास की कमी क्या है, ना ही मुझे ये बताना है कि लोक प्रशासन या अन्य विषयों की कमी क्या है, ठीक है। मैं ये बताने आई हूँ, और ना ही मेरे पास इतना समय है, ना ही आपके पास इतना समय। तो मुझे आपको सिर्फ ये बताना है कि समाजशास्त्र विषय ही आपको क्यों लेना चाहिए। तो पहला उसके लिए आपके सामने जो मेरा पॉइंट है, मेरा फैक्टर, दैट इज सिलेबस। क्योंकि इससे अच्छा और इससे शॉर्ट सिलेबस आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी और सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। यस ऑफ कोर्स मिलेगा, बट आपको फिलॉसफी में मिल सकता है, आपको हिंदी लिटरेचर में मिल सकता है, मैं मान रही हूँ, मैंने पहले ही बोला। लेकिन मैंने क्या बोला, फिर आपको वहाँ पर एक स्पेसिफिक चॉइस के साथ जाना पड़ेगा। एंड वो सब्जेक्ट बहुत से स्टूडेंट्स के लिए बहुत सफलतादायी भी रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉमन स्टूडेंट उनको लेने की नहीं सोच सकता, क्योंकि उसके अंदर हमें पर्टिकुलरली अपने एक अप्रोच को डेवलप करना पड़ता है। एंड साथ ही साथ वो हमारे अदर जीएस के सब्जेक्ट्स में उतना हेल्पफुल नहीं होता है। तो उस वजह से अगर हम बात करें तो मैंने क्या बोला कि अपने शॉर्ट एंड क्रिस्प सिलेबस के कारण, यस, शॉर्ट एंड क्रिस्प सिलेबस के कारण मुझे ऐसा लगता है कि आपको सोशियोलॉजी ही लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज माय पॉइंट फ्रॉम माय साइड, कि जिसकी वजह से आपको सोशियोलॉजी लेना चाहिए। सेकेंड इज दैट स्कोरिंग। अब देखिए ये बहुत बड़ा इशू है, आई थिंक ये ही इशू है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपने 500 नंबर्स को दाव पर लगा रहे हैं तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और मैं उस बात को समझती हूँ, क्योंकि मैं एस्पिरेंट भी रही हूँ, टीचर भी हूँ मैं। तो मैं समझती हूँ कि 500 नंबर जहाँ स्टूडेंट हम पर, हमारी एकेडमी के ऊपर बिलीव करके लगा रहा है, तो उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो कंप्लीट 100% होना ही चाहिए, उसमें 0.1% के छूटने की भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो दैट इज ट्रू। तो बच्चों ये बहुत स्कोरिंग है और आप अंकों को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए हम लोग बहुत ही छोटी सी बात है जो हमेशा यूपीएससी के अंदर सुनते हैं, और वो क्या है कि फाइनली जब हम किसी ऑप्शनल को ले रहे हैं, या चलिए हम बेसिकली यूपीएससी ही कर रहे हैं और उसके किसी भी विषय का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें ना उसके अंदर कोई मास्टरी नहीं चाहिए, मास्टर्स की डिग्री नहीं चाहिए, है ना। वी डोंट वांट टू टेक एनी मास्टर्स डिग्री विद दैट सब्जेक्ट, है ना। हम क्या चाहते हैं, वी वांट टू गेट आवर सिलेक्शन ओनली। हम अपने सिर्फ सिलेक्शन को चाहते हैं, उस सुनिश्चितता को चाहते हैं कि जो पर्टिकुलर फैकल्टी या एकेडमी हमें पढ़ाए, बस वो इस बात की गारंटी दे, गारंटी कि सिलेक्शन होगा, एंड वो सब्जेक्ट जो आपको बताया जा रहा है जिस तरीके से, वो उसी तरीके से आपके लिए सहायता करेगा। तो ये बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि मैंने क्या बोला, इसकी GS1, इसका जो पेपर 1 है उसमें 10 टॉपिक्स है। डेफिनेटली वहाँ पर आपको कोच की जरूरत है, डेफिनेटली आपको वहाँ पर गाइड की जरूरत है। क्यों? क्योंकि विदाउट गाइडेंस आप अगर एक बार सोच लें तो सोशियोलॉजी का सेकेंड पेपर तो मैं आज भी बोल रही हूँ कि आप घर बैठे रेडी कर सकते हैं।
इस पेपर को आप घर बैठे बैठे, मैं तो इतनी बड़ी बात कहूंगी कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर 11th और 12th की तो भी आप इसको पूरा कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम इज दैट कि आप अपने फर्स्ट पेपर को सोशियोलॉजी के विदाउट एनी गाइड और फैकल्टी यू कैन नॉट कंप्लीट। तो आपको वहां पर हमारे जैसे कोच की या गाइड की नीड होगी, ठीक है। तो अगर उस गाइडेंस के बाद एंड सेकेंड पेपर जो मैंने बोला जिसकी कनेक्टिविटी है आपकी बहुत अच्छे से अभी के करंट के इश्यूज के साथ, तो वहाँ पर आपको जो मार्क्स है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। आप अंकों की प्राप्ति बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अंकों की प्राप्ति सरलता से क्यों होगी, क्योंकि आप देखिएगा कि समाजशास्त्र में कोई बहुत ही विशेषज्ञ आई मीन टू से स्पेसिफिक टर्म्स नहीं है, मतलब कोई ऐसे पर्टिकुलरिस्टिक टर्म्स नहीं है कि जो आपको वहाँ पर याद करने हैं, वहाँ पर लिखने हैं। मैंने क्या बोला बार बार, सिर्फ फर्स्ट टॉपिक में फर्स्ट पेपर में थिंकर्स को अगर हम छोड़ दें, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खाइम है, टॉलकॉट पार्सन्स है, मीट है, एक्सेट्रा, मर्टन है, मैक्स वेबर है, अगर उनको हम छोड़ दें अपने फर्स्ट पेपर के उन थिंकर्स को, तो कोई स्पेसिफिक टर्म्स नहीं है एंड उनके भी टर्म्स कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या है, जो सेकंड पेपर है अपना सोशियोलॉजी का वो ज़बरदस्त स्कोरिंग है। एंड अगर मैं आपको इतनी बड़ी बात बोलूँ कि अगर 250 मार्क्स का पेपर है, हो सकता है आपको मेरी बात बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण लगे, तो 250 मार्क्स के पेपर में मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम आप 140 to 150 मार्क्स के बारे में सोच सकते हो। आपको लगेगा कि मैडम शायद ये बहुत बड़ा चैलेंज बता रही है, पर मैं आपको ट्रूली बोली हूँ। एंड ऑब्वियसली कम से कम भी तो आपको इतना सोचकर चलना ही पड़ेगा, कम से कम। अगर आप 150-60 सोचकर नहीं चलेंगे तो आप 120, 30, 35 मार्क्स वहाँ पर गेन नहीं कर पाएंगे। एंड मुझे लगता है कि आप इससे भी ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर मैं ओरिजिनलिटी में बात करूं तो ये इससे भी ज़्यादा मार्क्स गेनर सब्जेक्ट है, मतलब जहां पर हो सकता है कि जितना मैं आपको अभी नहीं समझ पा रही हूं, और हो सकता है कल स्टूडेंट्स आप मुझसे जुड़ें और जब मैं आपको पढ़ाऊं तो मुझे पता चले कि आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं और आप सोसाइटल बातों को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हो, तो पॉसिबिलिटी है कि मैं अपने स्कोर को अपने उन स्टूडेंट्स के लिए 150 से 60 या 160 से 70 भी कर दूं। लेकिन वो क्या है कि बैचेस देखने के बाद पता चलता है कि बच्चे किस तरीके के हैं, किस तरीके का मूड है, कैसा उनका नॉलेज है, किस तरीके के इंफॉर्मेशन वो रखते हैं सोसाइटी के बारे में। आई बात समझ में? अदरवाइज मैंने क्या बोला, एंड यू नो इट वेरी वेल कि अगर ये गारंटी मैं आपको दे रही हूँ आज इस वीडियो के अंदर, तो आप समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ी गारंटी है, बहुत बड़ी गारंटी है। तो मतलब अगर मैं आपको बोलूँ टोटल यहाँ पर कि लगभग 500 के इस पेपर में अगर मैं आपके 320 से लेकर 340 अंकों की गारंटी ले रही हूँ, तो शायद आप समझ जाएंगे मेरी बात को कि आपके जो बाकी जीएस की समस्या है मैं बहुत ज़्यादा हल कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हल कर रही हूँ। क्योंकि आपको पता है कि जो सिलेक्शन है 1750 में से 1750 में से वो बामुश्किल 50% पर भी नहीं हो रहा है। जो स्कोर जा रहा है 43, 44, 45, 46, 42% समथिंग, मतलब 50% के अंदर। तो 1750 में से अगर आप उसका 50% कर दें तो आप देख लें कि पूरा 900 मार्क्स भी नहीं हो रहा है। और अगर मैं बोल रही हूँ कि लगभग 350 अंकों की गारंटी 500 के इस समाजशास्त्र के पेपर में मैं आपको दे रही हूँ, तो आप समझ लीजिए कि बाकी सिर्फ आपको 350, 400, मुश्किल से 300, 350 अंकों की मेहनत करनी है अपने सारे पेपर्स को मिलाकर। एंड उसके बाद भी आप ऑल इंडिया रैंक 1 या 2 पर आते हो, आप समझ रहे हैं? उस पर भी मैं सबको आपको अपेक्स में मतलब पीक पर जाकर आपसे बात कर रही हूँ। आई बात समझ में? और आपको मैंने क्या बोला, जब तक हम सब्जेक्ट को शुरू नहीं करते हैं तो शायद ये स्कोर हमारे लिए बहुत बड़ी बात लगता है, बहुत बड़ी, कि नहीं ये बहुत मुश्किल है। पर मैं आपको बता रही हूँ रास्ता आसान है, बहुत आसान है। बशर्ते मैंने क्या बोला, हमें सही कोच और सही गाइड की ज़रूरत है, सही एकेडमी की ज़रूरत है कि जहाँ पर इन सारी बातों को हमारे लिए प्रूफ किया जा सके। तो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है बच्चों। तो आई थिंक सो जो इसकी पहली और जो ये दूसरी विशेषता है, मुझे ऐसा लगता है कि हर स्टूडेंट को यूपीएससी में सोशियोलॉजी के साथ ही जाना चाहिए। तीसरा इसका पॉइंट है अन्य विषयों के साथ संबंध, ठीक है। तो जो अन्य विषयों के साथ इसका संबंध है, तो अन्य विषयों के साथ संबंध की जैसे हम बात करें तो अगर हम GS1 में यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर हम
GS1 में बात करें आपके लिए, सामान्य अध्ययन 1 में बात करें, अगर हम GS फर्स्ट की बात करें और GS सेकेंड की बात करें, तो आप इसमें देखेंगे कि सामान्य अध्ययन 1 में आपके लिए भारतीय समाज का पेपर है, इंडियन सोसाइटी का पेपर है। एंड सेकंड GS2 में आपके लिए सामाजिक न्याय का पेपर है, अर्थात सोशल जस्टिस का पेपर है। तो आप देख लें, और जो GS1 है, GS2 है ना, तो आपको पता है दिस इज फॉर द 250 मार्क्स एंड दैट इज GS2 की बात कर रही हूं, ऑल्सो 250 मार्क्स, ठीक है। और उसमें 6 to 7 क्वेश्चंस कंप्लीटली सोसाइटी में एंड सामाजिक न्याय में कवर होते हैं, करेक्ट। 6 to 7 क्वेश्चंस एवरी ईयर, ओके। तो 6 to 7 क्वेश्चन एवरी ईयर इसी टॉपिक में से कवर होते हैं, और 6 to 7 क्वेश्चंस यहाँ पर भी कवर होते हैं एवरी ईयर, ठीक है, GS1 में एंड GS2 में। And both are connected with the sociology, or you can say sociology is the connected with the GS1 and GS2 also. आप बात को कैसे भी कह लें, तो समाजशास्त्र हमारे दोनों विषयों से इनसे संबंधित है, दोनों सामान्य अध्ययन से। या सामान्य अध्ययन के ये जो 2 पेपर आपको यूपीएससी में बताए गए हैं, ये समाज शास्त्र से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है, तो बात आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इट डजंट मीन कि इसके अलावा समाजशास्त्र आपके लिए कहीं हेल्पफुल नहीं है या रिलेवेंट नहीं है, उसका अन्यों के साथ कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर हम यहाँ पर सामान्य अध्ययन 3rd की बात करें, मतलब सामान्य अध्ययन 3 की, अर्थात GS 3rd की बात करें, तो यस, जो इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था का जो टॉपिक है, जी हाँ, वो भी बहुत अच्छे तरीके से सोशियोलॉजी से कनेक्टेड है। आई बात समझ में? या आप ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था सोशियोलॉजी से कनेक्टेड है यहाँ पर भी, या सोशियोलॉजी अर्थव्यवस्था से। यानी उसके लिए मेरे पास आपके लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है क्वेश्चन के माध्यम से। हालांकि जो क्वेश्चंस का पार्ट है, मैंने क्या बोला, मैं वो भी आपको दूंगी जब मैं सिलेबस डिस्कस करूंगी। तो सिलेबस के बाद मैं आपके साथ 2020, 21, 22 के रैंडमली आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी कि देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये सिर्फ पहला वीडियो नहीं है, इसके बाद लगातार हमारे 3, 4, 5, 6 वीडियोस और आएंगे। कुछ टॉपिक्स भी हैं शॉर्ट में जो मैं आपको पढ़ाऊंगी 15-15, 20-20 मिनट के लिए, ताकि आप समझ सके कि किस तरीके से हम आपको सोशियोलॉजी का अध्ययन कराने वाले हैं। तो बराबर आप वीडियोस पर अपनी नज़र बनाए रखिएगा मलुका IAS से, तो आपको पूरा ज्ञान यहाँ पर मिलता रहेगा। तो GS 3 में मैंने बोला इंडियन इकोनॉमी, तो लाइक एक क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था की जो गिग इकोनॉमी का स्ट्रक्चर अभी चल रहा है, मतलब जो गिग इकोनॉमी है, उसमें भारतीय महिलाओं का क्या क्या रोल है, या गिग इकोनॉमी भारतीय महिलाओं को किस तरीके से चैलेंजेस देने का काम कर रही है। अब आप देख लें कि ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, बेसिकली ये क्वेश्चन आया हुआ है एक्चुअली इंडियन सोसाइटी के पेपर में। देखिए आश्चर्य की बात, तो ये इंडियन सोसाइटी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ठीक से देखें तो इसकी कनेक्टिविटी किससे है? इसकी कनेक्टिविटी है अर्थव्यवस्था से, क्योंकि गिग इकोनॉमी आप कहाँ पर पढ़ते हो?
अर्थव्यवस्था के अंदर पढ़ते हो। सेम इसी तरीके से अर्थव्यवस्था में क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था में, यूपीएससी में, जीएस के फॉर्म में, मेंस के अंदर, कि गरीबी के पीछे जनसंख्या वृद्धि है या जनसंख्या वृद्धि के पीछे गरीबी कारण बनती है। तो देखिए, आप टेक्सचर देखिए क्वेश्चन का, तो आप देखिए कि सोशियोलॉजी और जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कितने अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक, तो ये तो तीन ऐसे लार्ज सब्जेक्ट है, बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है कि जिनके साथ समाजशास्त्र स्वयं को एड ऑन करता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं तीन के अलावा भी आपको बताऊं तो कुछ ऐसे भी विषय हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, साथ ही साथ अगर आप ऐसे की बात कर लें, ऐसे राइटिंग की बात कर लें, उसके साथ साथ आप एथिक्स की बात कर लें, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया ही है कि आप इंटरव्यू की बात कर लें। आई बात समझ में? तो ऐसे में, एथिक्स में, इंटरव्यू में भी ये आपको सहायता करने का काम करता है, आपको अच्छी तरीके से ये सहायता देता है। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए, अगर हम होल मतलब एक होलसम पार्ट में बात करें, तो अगर आप ठीक से देखें तो शायद ही समाजशास्त्र पूरे यूपीएससी में कोई भी ऐसा सामान्य अध्ययन का विषय, या मैं तो ये भी कहूँगी कि शायद ही कोई अन्य वैकल्पिक विषय हो जिसके साथ समाजशास्त्र का संबंध ना बैठता हो, जिसके साथ समाजशास्त्र के संबंध अच्छे ना हो। आप सीधी सी बात है, आप लोक प्रशासन करते हैं, पढ़ते हैं, तो लोक प्रशासन में जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो जनता के लिए बनाए जाते हैं। जनता कहाँ निवास करती है? समाज में, और समाज का अध्ययन करता है समाजशास्त्र। ठीक बात है। अगर हम भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल में हम कृषि से लेके, मिट्टी से लेके, पर्वतों से लेके, पठारों से लेके, क्लाइमेट चेंज से लेके, एनवायरनमेंट से लेके, कार्बन इमर्जन से लेके, नदियों, तालाबों, झीलों एक्सेट्रा से लेकर हम जितनी भी बात करते हैं या मानव भूगोल की बात करते हैं, तो वो कनेक्टिविटी किससे है? समाज से। और समाज का अध्ययन कौन करता है? समाजशास्त्र करता है। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री वैसे भी अगर हम बोले तो वो अतीत का समाजशास्त्र है। ये बात तो आप समझ रहे हैं। हिस्ट्री क्या है? इतिहास क्या है जिसे आज हम पढ़ रहे हैं? वो वास्तव में अतीत का समाजशास्त्री तो और क्या है? तो अतीत के समाज को वर्तमान में इतिहास कहा जाता है। तो आज का समाज कल का इतिहास होगा, बहुत सीधी सी बात है। तो आज का समाजशास्त्र कल का इतिहास बनेगा, और कल का जो इतिहास रहा है, ठीक है, मतलब समाजशास्त्र रहा है, वो आज इतिहास बनकर हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो आप देख लें कि इतिहास और समाजशास्त्र किस तरीके से कनेक्टेड है। सेम इसी तरीके से अगर आप फिलॉसफी बात कर लें तो हम किसकी फिलॉसफी पढ़ने की बात करते हैं? मानव की ही ना। हम पशुओं और पक्षियों की तो फिलॉसफी नहीं पढ़ते हैं। तो अगर हम फिलॉसफी की बात करें तो दर्शन भी हमें क्या सिखाता है कि मनुष्य के अंदर दर्शन का विकास किस प्रकार से होना चाहिए और किस प्रकार से आत्मा का मिलन परमात्मा से होना चाहिए। इसी तरीके से आप किसी भी विषय को ले लें, एक्सेट्रा किसी भी विषय को, तो आप देख लें कि उन सब की कनेक्टिविटी समाज शास्त्र से होती ही है। वही बात जो मैं फिर रिपीट करूंगी, क्योंकि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। आई बात समझ में? तो एक आप ये देख लें कि ये जो रेलेवेंसी है शायद ही आपको किसी अन्य विषय में मिलेगी जो इतनी अच्छी तरीके से अपने औरों के साथ संबंधों को स्थापित करता है। लेकिन समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो औरों के साथ अपने संबंधों को बहुत अच्छी तरीके से स्थापित करता है। तो एक तो आपको इस चीज को भी यहाँ पर समझना है। देन हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जब हमने पीछे बात की थी तो अन्य विषयों के साथ समाजशास्त्र का संबंध, और बाकी फिर मैंने बात की थी यहाँ पर कि समसामयिकी की बात मैंने आपको बता दी थी कि समसामयिकी अर्थात करंट से संबंधित है, और साथ ही साथ आपको ऐसे राइटिंग और साक्षात्कार में भी ये सहायता देता है। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है कि समाजशास्त्र जो एक मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर बहुत बड़ा एक डाउट रहता है कि एक्चुअली हम किसी भी वैकल्पिक विषय का चुनाव क्यों करें। ये आपके अंदर, आप ईमानदारी से बताइएगा कि ये आपके अंदर कितना बड़ा एक ज्वलंत प्रश्न है, और संभवतः मतलब मुझे लगता है कि ये एक यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर संभवतः मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऊपर से भगवान भी उतर आया तो तब भी आप एक डाउटफुल कंडीशन में रहोगे कि आखिरकार मैं किस वैकल्पिक विषय का चुनाव करूं, क्यों करूं, उसकी तैयारी कैसे होगी, स्कोरिंग होगा कि नहीं होगा, मेरे चांसेस होंगे कि नहीं होंगे सिलेक्शन के। तो देखिए मैंने क्या बोला, उन सभी का हल करता है समाजशास्त्र। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम 11th 12th पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, एंड देन हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं।
अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट 11th-12th पढ़ के ही आया है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। अब मान लीजिए वो साइंस साइड या साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा है, कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा है या अदर किसी उसका, तो उसके लिए सबसे बड़ा जो ज्वलंत प्रश्न होता है, एक हीटिंग जो इश्यू होता है उसके सामने, वो यही रहता है कि मैं किस विषय को चुनूं, क्योंकि उसके लिए तो सब कुछ ह्यूमैनिटी आप समझ रहे हैं। हाँ, कोई बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट स्टूडेंट्स है जो साइंस बैकग्राउंड से है, तो केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथमेटिक्स को लेकर वो अपनी कोई बात कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उस विषय का चुनाव कर सकते हैं। बाकी आप जानते हैं कि उसमें अपनी अपनी कठिनाइयाँ हैं, उसके कोचेस नहीं मिलते, गाइड नहीं मिलते, हमें फैकल्टीज़ नहीं मिलते। तो चूंकि मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको एक गाइड की नीड तो है ही है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, तो बच्चों को लगता है ह्यूमैनिटी ही लेना है। तो आप देखिए, बाकी सब्जेक्ट का मैं नहीं बता सकती, हाँ मैं इतना कह सकती हूँ कि शायद किसी साइंस सेट के बच्चे के लिए हिस्ट्री की डेट्स को याद करना थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा टफ है। हाँ, डेफिनेटली मैं ये कह सकती हूँ कि शायद साइंस सेट का बच्चा अगर लेने की कोशिश करेगा तो शायद वो पबैट सोचेगा, एंड मोस्ट ऑफ दी उसका जो फेवरेट सब्जेक्ट रहता है वो बाय द वे ज्योग्राफी ही होता है। तो बाय द वे, मैंने बोला ना, वो बाय द वे ज्योग्राफी होता है। बेसिकली वो भी उसके अंदर बहुत इंटरेस्टेड वो नहीं रहता, अंदरूनी या इंटरेस्ट नहीं रहता है, पर वो बाय द वे सोचता है क्योंकि बिकॉज वो साइंस साइड का स्टूडेंट है, तो शायद वहाँ पर कुछ ऐसी मैपिंग है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो शायद उसके लिए समझना चीज़ों को आसान हो जाएगा, तो उस वजह से वो ज्योग्राफी की ओर भागता है। बट मैं आपको एक रियलिस्टिक बात बताती हूँ, बहुत अच्छा तरीका है अगर आप ये भी चीज़ सोच रहे हैं, तो आई थिंक this is a very good way to choose any optional, but there is one another thing कि जो आपको सोचना चाहिए, and that is कि उसके साथ साथ, इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपके अंदर रुचि का होना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं। तो आपके अंदर रुचि का होना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर इंटरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और आप देखिएगा कि ज्योग्राफी हर किसी के लिए इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता है, इतिहास स्कोरिंग हो सकता है कि कुछ साइंस साइड के बच्चे हैं, उन्हें लगता है कि हिस्ट्री टची है, जीएस में भी है, जीएस 1 में भी है, वो ले सकता है। लेकिन आप देखिए कि बहुत से बच्चों के लिए वो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता है, आप बात समझ रहे हैं। इकोनॉमिक्स अगर कोई सोचेगा तो बहुत टफ पड़ेगा, क्योंकि मैक्रो माइक्रो पढ़ना, तो वो तो पर्टिकुलर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा है तो डेफिनेटली वो ही और शी कैन टेक द इकोनॉमिक्स। पर एक सामान्य बच्चा जो किसी नॉर्मल बीए को करके आया है, नॉर्मल उसके सब्जेक्ट रहे हैं या साइंस साइड का स्टूडेंट है, तो वो नहीं सोचेगा कि वो इकोनॉमिक्स के लिए। लेकिन आप देखिएगा इन्हीं सब के बीच में हमारा जो समाजशास्त्र विषय है, वो एक कहते हैं ना कि अंधेरों में एक चिराग के तौर पर आपके सामने आता है। 1 सेकेंड, तो अंधेरों में वो आपके सामने एक चिराग के तौर पर आता है, वास्तव में एक मशाल लेकर आता है, जो समाजशास्त्र नाम का विषय है। और वो आपको बताता है, आपसे खुद कहता है कि आप मुझे लो, आप मुझे पढ़ो, क्योंकि वो आपकी इन सारी समस्याओं का हल करता है। क्यों? क्योंकि आप कितने भी स्टूडेंट साइंस साइड के रहे हो, आप कितना भी आपने कॉमर्स को पढ़ाओ, आपने किसी भी बैकग्राउंड को पढ़ाओ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप समाज से अलग रहते थे, आप ये नहीं कह सकते। हाँ, आप ये कह सकते हो कि अगर आप साइंस साइड स्टूडेंट थे तो आप हिस्ट्री नहीं ले सकते हो, मैं मानती हूँ। आप ये कह सकते हो कि आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो हो सकता है कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं ले सकते हो, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि ये सब बहुत ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जिसमें बहुत ही स्पेसिफिक नॉलेज की इंफॉर्मेशन की नीड है। और जब तक वो स्पेसिफिक नॉलेज या थोड़ा जो इंफॉर्मेशन है या इंटरेस्ट है, अगर वो आपके अंदर नहीं है, तो मैंने क्या बोला, डेफिनेटली आप एक रॉन्ग ऑप्शनल को सिलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन समाजशास्त्र देखिए, अगर मैं अभी आपके साथ डिस्कशन करूं, सपोज दैट अगर मैं आपसे बात करूं और मैं बोलूं कि चलिए बताइए कि भारत के अंदर फीमेल फेटिसाइड के रीजंस क्या है, चलिए बताइए भारत में डावरी के रीजंस क्या है, बताइए भारत में सेक्स रेशियो के क्या कारण है, इसके उसके डिसबैलेंस के क्या कारण है, क्या कारण है कि केरल में सेक्स रेशियो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कारण है कि पंजाब के अंदर, गुजरात के अंदर, हरियाणा के अंदर या और स्टेट्स में सेक्स रेशियो बराबर नहीं है। तो आप देखेंगे कि आप मेरे साथ तुरंत डिस्कशन पे आ जाएंगे, आपको लगेगा कि यस ऑफ कोर्स, यस मैडम, आई हैव अ पॉइंट, मेरे पास इसके कुछ समथिंग पॉइंट्स है। या मैं आपको बोलूं कि आज भी लोग बेटियों को पढ़ाई लिखाई के लिए आगे क्यों नहीं आने देते हैं, या मैं आपसे शहरीकरण की समस्या के बारे में पूछूं, या मैं आपसे पूछूं बताइए सांप्रदायिक दंगों के कारण क्या है, तो ये डेफिनेट थिंग है कि आपको मेरे साथ डिस्कशन करना अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि बताइए कि लोक प्रशासन के अंदर, प्रशासन के या एनपीए के, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्या एलिमेंट्स है, तो आप लाइक कि मतलब मैडम क्या पूछ रही हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। या मैं अगर आपसे बोलूँ कि चलिए हिस्ट्री में बताइए, पानीपत की उस युद्ध के बारे में बताइए, पानीपत फर्स्ट के बारे में, सेकंड के बारे में, तो यू विल बी लाइक कि मतलब
मतलब हमें क्या बोलना है मैडम, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि बिकॉज अभी तक हमने कोई इसके अंदर स्टडी नहीं किया। लेकिन मैंने बोला ना, अगर मैं आज भी आपसे पूछूं कि एक कामकाजी महिला की समस्या क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्किंग वुमेन, तो आप इमीडिएट मेरे साथ डिस्कस करने के एबल हो। एंड दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड द नॉलेज, दैट इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। आई बात समझ में? और अगर यही नॉलेज, यही इंफॉर्मेशन अगर आप लेकर चल रहे हैं और यही इंटरेस्ट लेकर चल रहे हैं, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शनल फॉर यू। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शनल है आपके लिए, बिल्कुल सटीक है। एंड आप रुकें एंड सोचें। एंड दूसरा तरीका है कि अगर आप किसी वैकल्पिक विषय का चुनाव कर रहे हैं एंड आप काफी स्टक हैं, बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, तो प्लीज डू नॉट स्टक योरसेल्फ। आप उसको, अपने आप को निकालिए, उस स्टकनेस से निकालिए and study some last year papers of the history, of the public administration, of the philosophy and of the sociology, obviously, है ना, last but not the least sociology। और आप देखिए, इन सारों के पेपर्स निकालें और एक एक बार ना आप मेरे कहने पर स्टडी करें। एंड व्हेन यू विल बी स्टडी, तो आप देखेंगे कि उन पेपर्स में आपको कुछ आ रहा था या नहीं आ रहा था। लेकिन ये डेफिनेट थिंग है कि जो समाजशास्त्र है, जब आप उसके पेपर को देखेंगे तो बिना पढ़े, बिना क्लासेस ज्वाइन किए आप ये कह सकते हो कि कम से कम 15, 20, 25% पेपर ऐसा है जो हमारे नॉलेज के नीचे से निकल रहा है, जो हमारे नाक के नीचे से निकल रहा है। एंड अभी भी बैठकर कम से कम इन टोटल अगर हम क्वेश्चंस में बात करें तो कम से कम 45-50 क्वेश्चंस में से 6-7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिना कुछ पढ़े भी यहाँ पर सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो आप देखिए कि इस चीज को भी रुक कर सोचना बहुत जरूरी है आप स्टूडेंट्स के लिए। और मुझे पता है कि जो आप नहीं करते, एंड दैट्स वाई आप एक रॉन्ग ऑप्शनल के साथ आगे जाते हैं, एंड देन फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता है और आप परेशान होते हैं। फिर देन आप अपना ऑप्शनल चेंज करते हैं और इतनी सारी जो स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए वो सारी स्ट्रैटेजी आपकी बर्बाद हो जाती है। एंड दैट इज कॉल्ड द स्ट्रैटेजी। इस पूरे ही विषय के, इस जानकारी को, सारे विषय की जानकारी को ही हम क्या कहते हैं? स्ट्रैटेजी। यही कहलाती है स्ट्रैटेजी, अर्थात रणनीति। यही है रणनीति, यही है स्ट्रैटेजी कि आप किसी ऑप्शनल का चयन क्यों करें, किस लिए करें, क्या फायदे हैं। एंड नुकसान कुछ भी नहीं है। नुकसान तो बहरहाल किसी भी ऑप्शनल को लेने का कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो नुकसान तो किसी भी ऑप्शनल में कुछ भी नहीं है। लेकिन समाजशास्त्र का बहरहाल 0% आपके लिए नुकसान है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि अगर इस सब्जेक्ट के साथ आप आगे जाते हो तो आपको किसी तरीके के चैलेंजेस का सामना आगे जाकर करना पड़ेगा। तो इन सारी बातों के साथ तो मेरा आपको जो सजेशन है वो यही है कि आप बराबर तरीके से सोशियोलॉजी इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। और मैंने क्या बोला कि अभी इस तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए और बनाऊंगी मलूका IAS की ओर से, एंड देन मैं आपको पूरे सिलेबस की जानकारी दूंगी। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो पूरे सिलेबस के ऊपर होगा, क्योंकि अभी तक आपने ये समझा कि आपको समाजशास्त्र क्यों लेना चाहिए, किस लिए लेना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, अदर सब्जेक्ट्स के साथ रिलेवेंसी क्या है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, अगर हम समाजशास्त्र विषय का चुनाव करें तो कैसे करें, अन्य विषयों में क्या सहायता करेगा, इंटरव्यू में कैसे सहायता करेगा, ऐसे राइटिंग में कैसे सहायता करेगा। लेकिन अभी मैंने आपको सिलेबस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर इतनी सारी बातों को बताना तो मतलब आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे एंड आपको ज़्यादा कुछ बातें समझ नहीं आएंगी। तो इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगी और उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर सिलेबस फिल्टर करूंगी, और प्रॉपर सिलेबस जो फिल्टर होगा उस फिल्टरेशन के बाद मैं आपको बताऊंगी कि उसको पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए। बेसिकली जब तक आप क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं एंड यू हैव सम टाइम, आपके पास 1.5-2 महीने 3 महीने का समय है, या आप जुलाई में या अगस्त में दिल्ली आकर या ऑनलाइन या ऑफलाइन इन क्लासेस को ज्वाइन करने वाले हो, तो तब तक आपकी रणनीति घर बैठे क्या होनी चाहिए अपने वैकल्पिक विषय के साथ। तो उन सारी बातों की जानकारी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। और फिर उसके बाद मैं आपके लिए 10-15 मिनट के कुछ 3-4 टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगी, जिससे आपको इस समझ में आ सके कि डॉक्टर स्मिता पाल आपको किस तरीके से टीच करने वाली है, आपको किस तरीके से पढ़ाने वाली है, और क्या हम उनके साथ कंफर्ट रहेंगे या उनके साथ कंफर्ट नहीं रहेंगे, हम मलूका IAS में कंफर्ट रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो इन सारी बातों के साथ जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो आगे का जो वीडियो रहेगा हम उसको यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, वेरी थैंक यू सो मच। यस, टेक केयर।